Today we are discussing a topic, international trade. Many things surround us we use in your daily life. Many things which were made, yeah, processing, yeah, manufactured in India, but some things which were not manufactured in India, we import them from other side. So today's topic is international trade. What is trade? Trade means the voluntary exchange of goods and services. Goods and services, यू कैन से वॉलेंट्री, जहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो है वो एक्सचेंज करता है, विनिमय करता है सर्विस और वस्तुओं का. देर आर टू लेवल ऑफ ट्रेड्स. वन इज नेशनल ट्रेड, अनदर इज इंटरनेशनल ट्रेड. नेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, and international trade is the exchange of goods and services among countries across national boundaries. Countries need to trade to obtain commodities they they cannot produce themselves or they can purchase elsewhere at a lower price. It's mean कोई भी देश जब किसी वस्तु को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो केवल देश उन्हीं वस्तु का इंपोर्ट करता है जो या तो उस देश में उत्पन्न नहीं होती या वो लोवेस्ट प्राइस पर दूसरे कंट्री से या देश से उसको जो है वो प्राप्त कर सकता है. इन दो बेसिस पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो किया जाता है. बट इनिशियली द ट्रेड ऑफ, यू कैन से प्रिमिटिव सोसाइटी में जो ट्रेड किया जाता था वो बार्टर सिस्टम था. यू कैन से वेयर डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस. इट्स मीन आप कह सकते हैं कि जहां पर जो है वस्तु के बदले वस्तु यानी वस्तु विनिमय होता था. यानी अगर इफ यू अज्यूम्स ए पोर्टर वांट टू ए प्लम्बर, अगर एक प्लम्बर चाहता है तो उसको वो व्यक्ति, वो प्लम्बर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो उसकी वस्तुओं को यानी उसके बर्तनों को लेगा और बदले में उसको वर्क देगा. इसलिए वहां पर नो मनी सिस्टम, जो मनी सिस्टम एंड बट द डिफिकल्टी जो बार्टर सिस्टम overcome by the introduction of money in the olden time before paper and coin currency come into being. जब से करेंसी और कॉइन जो है का अस्तित्व नहीं था या जब से पैसा चलन में नहीं आया, उस समय जो रेयर ऑब्जेक्ट थे या जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट थे उनको एज ए मनी यूज किया जाता था. यू कैन से जिनका वैल्यू, इनका मूल्य जो है अधिक था. फॉर एग्जांपल जो फ्लिंटस्टोन है, ऑब्सिडियन है, क्रोइन सेल्स है, टाइगर पाउज है, वेल टीथ है, डॉग्स है, डॉग टीथ है, स्किन है, फर है, कैटल है, राइस है, पेपर कॉर्न है, साल्ट है, स्मॉल टूल्स है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है. दीज आइटम्स आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज गुड्स. ये जो है इनके बदले में वस्तु जो है वो परचेज या वो एक्सचेंज की जाती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज की जाती थी. इंडिया में हम देख सकते हैं कि इंडिया में एवरी जनवरी आफ्टर हार्वेस्टिंग सेशन जॉन भील मेला टेक प्लेस इन जोगिराट, 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम गुवाहाटी, एंड इट इज पॉसिबल, यू कैन से द ओनली फेयर इंडिया वेयर बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव. इन इंडिया में गुवाहाटी में लगभग जोगिराट प्लेस है जहां पर आज भी प्रेजेंट टाइम में भी जो है बार्टर सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में है. जहां पर आप कह सकते हैं एक बिग मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड, एक बड़ा बाजार ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग दिस फेयर एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट. डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, डिफरेंट ट्राइबल लोग जो है वहां पर आते हैं और वो अपने अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो एक्सचेंज करते हैं. इवन आप प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 पीरियड जो चल रहा है इसमें भी बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर गांव में अब भी जो है बार्टर सिस्टम एक बार दोबारा जो है वो देखने को मिला. बट आप कह सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति वर्क करता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, तो उसको सैलरी कहा जाता है. बट फ्रॉम दीज सैलरी टर्म्स कम फ्रॉम वेयर? द वर्ड सैलरी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलरियम विच मीन पेमेंट बाय साल्ट. यानी साल्ट के द्वारा जो पेमेंट की जाती है उसको सैलरी कहा जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एज इन दोज टाइम प्रोड्यूसिंग साल्ट फ्रॉम वाटर वाज अननोन. अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो है साल्ट जो है
वो ओशियन वाटर से जो है वो जनरेट करते हैं या बनाते हैं, लेकिन पहले उस समय ये प्रोसेस लोगों को पता नहीं था, इसलिए जो है वो साल्ट को बनाना एक रेयर था, एक एक्सपेंसिव वर्क था, इसलिए जो है दैट इज वाई इट्स बिकम ए मोड ऑफ पेमेंट, इसलिए जो है पेमेंट का वो मोड वो बन गया है। आफ्टर दैट वी विल कम द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी ट्रेड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यानी इन एंशिएंट टाइम ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज over long distance was risky. Hence, trade was restricted to local market. People then spent most of their resources on basic necessities, for example, for food and clothes. Only the rich people brought jewelry, costly dresses, and that resulted in trade of luxury items. It means ancient time में जब ट्रांसपोर्टिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो लॉन्ग टाइम तक गुड्स को ट्रेवल करना एक रिस्की माना जाता था, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो लोकल सॉरी ट्रेड जो है वो लोकल मार्केट तक ही लिमिटेड था। केवल जो नेसेसिटी थी, जो लाइफ में जरूरी था, फूड है, क्लोथ है, उसी का ज़्यादा ट्रेड होता था। केवल कुछ रिच पर्सन जो है वही लग्जरी आइटम पर जो है वो को परचेज करते थे। इसका एग्जांपल सिल्क रूट है, जो इज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना, जो चाइना से रोम तक लगभग 6000 किलोमीटर लॉन्ग जो है रूट है। एंड ट्रेडर ट्रांसपोर्ट चाइनीज सिल्क, Roman wool, and precious metal and many other high value commodities from intermediate point in India, Persia and Central Asia. यानी इंडिया, पर्सिया और सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना से रोम और रोम से चाइना वो गुड्स को एक्सचेंज करते थे। बट इन द you can say after the disintegration of the Roman Empire, European commerce grew during 12th and 13th century, and with the development of ocean-going warship, trade began between Europe and Asia grew, and the American was discovered. In 12 और 13 सेंचुरी में जब आप कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो यूरोप और एशियन कंट्री के बिटवीन जो है ट्रेड स्टार्ट हुआ, और उसी दौरान अमेरिका की खोज की गई। बट ऑनवर्ड 15th century the European colonies began, and along with trade for exotic commodity, a new form of trade emerged with which was called slave trade. यानी उसके साथ साथ यानी 15th सेंचुरी में एक व्यापार का नया रूप, एक व्यापार का नया दिशा जो है वो उभर कर आया है, जिसको स्लेव ट्रेड कहा जाता है। डच लोग, पुर्तगालीज, स्पेनिश, ब्रिटिश कैप्चर अफ्रीकन पीपल and forcefully transported them to the newly discovered America for their labor in the plantation. यानी प्लांटेशन जो है, गार्डन है, वहां पर उनसे फोर्सफुली ले जाया जाता था और उनसे वर्क कराया जाता था। बट इट वाज abolished in Denmark in 1792, Great Britain in 1807 and United States in 1808। इन कंट्रीज में स्लेव ट्रेड जो है वो समाप्त हो गया, अबोलिश हो गया। बट जैसे रिवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके बाद से जो है रॉ मटेरियल की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द डिमांड फॉर रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन, मीट, वूल expanded, but their monetary value declined in relation to the manufacturing। जो रॉ मटेरियल वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता था, उसका वैल्यू जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है उसकी तुलना में कम होता था। इसलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, imported primary product as a raw material and exported the value added finished product back to non-industrialized nations। In the latter half of the 19th century, regions producing primary goods were no more important, and industrial region nations become each other principal customs। यानी 19th सेंचुरी में जो प्राइमरी गुड्स हैं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला। अब केवल जो इंडस्ट्रियल नेशन जो है उनका इम्पोर्टेंस, वो ज़्यादा कस्टमर्स को जो है उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो बन गया। बट जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है इम्पोज ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है बहुत से देशों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, टैक्स लगा दिए, जिसके कारण ड्यूरिंग द पोस्ट वार पीरियड ऑर्गेनाइजेशन लाइक गेट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड जो है वो हेल्प इन रिड्यूसिंग टैरिफ। इट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। But why does international trade exist?
कि एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है, व्यापार करता है, ऐसा क्यों हुआ? और ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्टेंस में क्यों हुआ? देर आर अदर फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक स्पेशलाइजेशन विच द यू कैन से एक मेन फैक्टर स्पेशलाइजेशन. कोई भी कंट्री किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, इसलिए स्पेशलाइजेशन के कारण स्पेशल प्रोडक्शन होता है और जिसकी डिमांड जो है अलग अलग कंट्री में होती है, इसलिए उसका ट्रेड किया जाता है. ईरान का कारपेट है, ठीक है, इंडिया का कॉटन क्लॉथ है, चाइना के जो है चाइनीज जो है चीनी मिट्टी के जो है पोर्ट है, बर्तन है. दूसरा कंपेरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लाभ. जब किसी व्यक्ति को एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है किसी कंपेयर करने पर अपने यहाँ किसी भी कंट्री में जो प्रोडक्ट होता है उसकी तुलना में बाहर से अगर कोई भी प्रोडक्ट मंगाया जाता है, ट्रेड किया जाता है, तो बेनिफिट किसको मिलता है? तुलनात्मक लाभ के कारण, कंपेरेटिव एडवांटेज के कारण भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है. फिर दूसरा, थर्ड वन इज म्यूचुअली बेनिफिशियल. यानी जब दो कंट्री के बिटवीन ट्रेड होता है तो उसके कारण जो है दोनों को ही कंट्री को बेनिफिट होता है. तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट जो होता है, दोनों को जो है बेनिफिट है. एक कंट्री इंपोर्ट करता है, एक एक्सपोर्ट करता है, दोनों को अगर फायदा होता है तभी इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट वन इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस. कोई भी कंट्री है वो पॉलिसी बनाता है, वो अलग अलग कंपनी को अट्रैक्ट करता है ताकि उस कंट्री में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ताकि जो है डिफरेंट जो है कंट्री वहाँ पर जो है वो जो है फाइनेंस जो है लगाए, पैसा लगाए और वहाँ के लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिले और ताकि उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज हो, वो पैसा अर्न करेंगे और जो है उस कंट्री को बेनिफिट हो. जैसे इंडिया में 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो है और लिबरलाइजेशन जो है, 3 पॉलिसी लाई गई. उसके बाद से इंडिया में डेवलपमेंट जो है की स्पीड जो है वो फास्ट होगी. तो देर आर ये 4 फैक्टर: स्पेशलाइजेशन, कंपैरेटिव एडवांटेज, म्यूचुअली बेनिफिशियल, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस. ये इन रीजन से किसी भी कंट्री में ट्रेड एग्जिस्ट करता है, व्यापार जो है वो होता है. After that, there are other bases of international trade, in which we include differences, natural resources. On the earth, natural resources are uneven distributed on the earth. So they, due to uneven distribution of resources, many countries import different resources and export different resources, in which we include geological structure and minerals resources. First, we take geological structure. Geological structure means every country have different geology. Due to geological control, different structure, different types of minerals were found. तो डिफरेंट जो है मिनरल्स जो है पाए जाते हैं, जिसके कारण जिस कंट्री में वो मिनरल सरप्लस होते हैं वो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करता है और जहां पर वो मिनरल्स का लेकुमा होता है वो देश अदर कंट्री से उस मिनरल्स को इंपोर्ट करता है. ठीक, जिसके कारण जो है फॉर एग्जांपल जो है इंडिया में आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है, जिसे जापान इंडिया से इंपोर्ट करता है. जापान एक आइलैंड कंट्रीज है, वहां पर जो है मिनरल्स कम पाए जाते हैं, वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जिसके कारण जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो वो होता है. थर्ड वन इज क्लाइमेट. डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट वर फाउंड ऑन अर्थ, जिसके कारण जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वेरिएशन या जो है पाए जाते हैं. जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज है वो जो प्रोडक्ट वहां पर होते हैं उनको जो है पोलर एरिया में इंपोर्ट करते हैं और जो गुड्स जो है, जो प्रोडक्ट जो है पोलर एरिया में या हायर लैटिट्यूड एरिया में जो है डेवलप होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं. इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन है जो इफेक्ट करते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को वो प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन फैक्टर. Population is important factor for international trade. There are 2 types of factor in which first cultural factor, another is size of population. First is cultural factor. Different culture are developed in different countries. So due to specialization in culture, specialization in production, so there are demand of different product. For example, Iranic carpet.
एंड जो है अफ्रीकन लेदर इज फेमस फॉर देयर जो है वर्क। एंड यू कैन से आपके जो जो है मलेशियाई जो है ब्यूटी क्लोथ है जिसकी डिमांड जो है अलग अलग एरिया में वो है। दूसरा अनदर वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। Size of population is also impact if a country have a more population. So due to more population, their domestic production is used or consumed in the country. So there is lack of goods for export in other countries. If the size of population is small, the country जो है export more and more products. So the Asian countries are the market for European country due to the size of population. Another one is stage of economic development. It's mean in which stage the country is lies of development stage. There are three type of development: developed countries, developing countries, and less developed countries. Less developed countries are depend on primary activity. So those countries transported only primary products, and developing countries imported raw material, and developed countries exported जो है वो finished को। इसलिए जो है विकसित देश जो है वो अपने वहाँ से मशीनरी, फर्निश्ड गुड वो सब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। और डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो जो है रॉ मटेरियल को जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। फिर एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वन इज एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंट्री है, कोई भी देश है, वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटेंड करने के लिए विदेशी निवेश को इनवाइट करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज को अपने देश में जो है वो फर्म लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए वो इनवाइट करते हैं। तो जिससे वहाँ पर वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके, और उस पैसे को या फॉरेन कंट्रीज या जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, इंजीनियरिंग, इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उन सब में वो इन्वेस्ट होता है। और जिससे कारण जो है उस कंट्री का अर्निंग होता है, उस कंट्री का जो है वो आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वो होगा, जिससे कारण जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो टेक प्लेस हो। लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। ए गुड एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एंशियंट टाइम में लैक ऑफ डेवलपमेंट के कारण, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के कारण ही इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता। बट इन प्रेजेंट टाइम जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हो गए, जिसके कारण जो है कोई भी कंट्री जो है कहीं से भी इंपोर्ट कर सकता है या अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट जो है वो कर सकता है। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आफ्टर दैट we come on important aspect of international trade. There are 3 important aspect of international trade. First is volume of trade. It's mean the total value. Means जो हम import और export करते हैं उसका total value कितना है in money. The actual tonnage of goods traded makes up the volume. Our services traded cannot be measured in tonnage. Therefore, the total value of goods and services traded is considered to be the volume of trade. It's mean जो टनेज में जो है वेट में केवल हम गुड्स को तो मेजरमेंट कर सकते हैं बट सर्विसेज को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोनों का टोटल वैल्यू, टोटल मूल्य कितना है उसको वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में जो है शामिल किया जाता है। फिगर नंबर या टेबल नंबर 9.1 जो है shows that the total volume of the world trade has been steadily rising over the past decade. आप देख सकते हैं 1955 से 65, 75, 85, 95, 2005 और 2015 या आप कह सकते हैं स्टेडली धीरे धीरे जो है वो ट्रेड जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसलिए वी इंक्लूड ओनली टोटल वैल्यू इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। आफ्टर दैट second one is composition of trade. It's mean the nature of goods and services imported and exported by countries have undergone changes during the last century. लास्ट सेंचुरी में जो सर्विस, जो गुड्स हैं जो इंपोर्ट हुई हैं, एक्सपोर्ट हुई हैं, उनके नेचर में जो है वो धीरे धीरे चेंज हुआ है, बदलाव है। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। Later, manufactured goods gain prominence and currently through the manufacturing sector command the bulk of the global trade services sector, which include
travel, transportations and other commercial services have been showing an upward trend. यानी लास्ट सेंचुरी में व्हेन वी आर द कॉलोनी ऑफ जो है ब्रिटेन, तो वहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जो है हमारे यहाँ से जो है इम्पोर्ट किया जाता था। उसके बाद से आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हम लोग डेवलप हुए, इंडिया डेवलप हुआ, तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो हम लोग जो है एक्सपोर्ट करने लगे। बट इन प्रेजेंट टाइम में जो है ग्लोबल ट्रेडिंग का जो टाइम है उसमें हम लोग सर्विसेज जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्विसेज जो है उसको ट्रेड करते हैं। इसलिए धीरे धीरे जो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में जो है व्यापार के जो है संयोजन में चेंजेस, बदलाव आए। फिगर में देखेंगे टोटल जो है वो ट्रेड दिखाया गया है, टोटल ये ट्रेड दिखाया गया है ये वाला। उसके बाद जो है आपके ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, और ये जो है फ्यूल एंड जो है वो माइनिंग प्रोडक्ट है, एंड थर्ड वन एग्रीकल्चर। आप देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो लगभग पैरेलल हो गया है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे कम हो गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी डिफरेंट जो है इंडस्ट्री सेटअप हो गई है जो उस प्रोडक्ट को फर्निश्ड गुड में जो है कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसका एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होने लगा है। आफ्टर दैट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड्स मीन वी आर ट्रेडिंग डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। इट्स मीन जो है डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज्ड to export valuable goods and artifacts etc which were exported to European country। यानी हिस्टोरिकली पहले हम लोग जो है जो आर्टिफैक्ट्स हैं या वैल्यूएबल गुड्स हैं उन्हीं को एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्री को। बट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी देयर वाज ए रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। 19th सेंचुरी में बिल्कुल विपरीत उसमें चेंज हुआ। यूरोपियन कंट्रीज हैं उन लोगों ने स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनीज। यूरोपियन कंट्रीज ने उनकी कॉलोनीज से जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और जो फर्निश्ड गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उस समय यूरोप और यूएसए जो है मेजर ट्रेड पार्टनर थे वर्ल्ड में, और जो है वर्ल्ड लीडर इन द ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के दे आर लीडर। उसमें वो दोनों जो है अमेरिका और यूरोप जो है यूएसए एंड यूरोप जो है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फास्ट ग्रोइंग कंट्री थे। एट द टाइम जापान आल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट ए ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 12th century and Europe lost its colonies while India, China and other developing countries started competing with developing countries. The nature of the goods traded has also changed। यानी 20th सेंचुरी में जब यूरोपियन ने अपनी कॉलोनीज जो है वो खो दिया था, इंडिया है, चाइना है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन लोगों ने भी डेवलप कंट्री के साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। अब जो है जो नेचर ऑफ ट्रेड था, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब वो चेंज हो गया। अब डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया एंड चाइना भी वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करता है और डिफरेंट रॉ मटेरियल को जो है वो इम्पोर्ट जो है वो करता है। These are the three important aspects of international trade. After that, another main जो है characteristics of trade is balance of trade, यानी व्यापार संतुलन। Balance of trade recorded the volume of goods and services imported as well as exported by a country to other countries. If the value of import is more than the value of a country export, the country have negative or unfavorable balance of trade. If the value of export is more than the value of import, then the country has a positive or favorable balance of trade। It means total goods and services जो है अगर उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दोनों को रिकॉर्ड किया जाए तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। यहाँ पर दो चीज है, अगर इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, अगर किसी भी कंट्री का इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से जाता है तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कराता है, यानी वो कंट्री मैक्सिमम जो है मनी वो इंपोर्ट करने में स्पेंड करता है और जो कंट्री सेल कर रहा है वस्तु को, गुड्स को, सर्विसेज को, उसमें उससे कम मिल रहा है, इसलिए वो लॉस में चल रहा है। इफ द एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से ज़्यादा, तो वहाँ पर उस कंट्री का बेनिफिट होगा, फायदा होगा और वो कंट्री जो है आगे बढ़ेगा। Balance of trade and balance of payment have serious implication for a country economy। A negative balance would mean
that the country spend more on buying goods than it can earn by selling its goods. This would ultimately lead to exhaustion of financial reserve. इट्स मीन अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो देश अपना जो फाइनेंशियल रिजर्व है, जो उसकी बचत है, उसको एग्जॉस्ट कर रहा है। वो धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो है आप कह सकते हैं ट्रेड जो है वो नेगेटिव में लॉस में चला जाएगा और उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट द टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट इज बायलैटरल ट्रेड, अनदर इज मल्टीलैटरल ट्रेड। Bilateral trade means bilateral trade is done by two countries, यानी international trade take place within two countries। अगर दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसको bilateral trade कहा जाता है। They enter into agreement to trade specified commodities among them, यानी जो है वो कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज के लिए एग्रीमेंट करते हैं और उनका दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, country A may agree to trade some raw material with agreement to purchase some other specific item to country B or vice versa। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जो है श्रीलंका के साथ ट्रेड करता है तो वो जो स्पेसिफिक आइटम है उनका ही वो ट्रेड करेगा, या दोनों वाइस वर्सा जो है वो उसमें भेजेगा। इसलिए बायलैटरल ट्रेड्स मीन ट्रेड बिटवीन टू कंट्री। दो देशों के बीच अगर व्यापार होता है तो उसको बायलैटरल ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल इसमें मल्टीलैटरल जब मोर देन टू कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस विद इन मोर देन टू कंट्रीज, जब दो देशों से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो उसको मल्टीलैटरल ट्रेड कहा जाता है। which can the same country can trade with a number of other countries। The country may be grant the status of the MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस उसको कहा जा सकता है। जैसे इंडिया है, इंडिया का ट्रेड श्रीलंका के साथ भी है, अब यूएसए के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, जो है अरेबियन कंट्री के साथ भी है, तो उस कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो है वो कहा जा सकता है। आफ्टर दैट केस फॉर फ्री ट्रेड, यानी जो है केस फॉर फ्री ट्रेड। व्हाट इज फ्री ट्रेड? इट्स मीन द एक्ट ऑफ ओपनिंग इकोनॉमिक्स फॉर ट्रेड या ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार के लिए जो ओपन कर देना उसको फ्री ट्रेड कहा जाता है। एंड यू कैन से इंडिया में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आया, लिबरलाइजेशन जब आया, तो इंडिया में फ्री ट्रेड पॉलिसी वो स्टार्ट की गई। दिस इज डन बाय द ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स, यानी जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम करके जो है फ्री ट्रेड को जो है स्टैब्लिश किया जा सकता है। इसमें मोस्टली टैरिफ जो है, शुल्क जो है उसको कम करके जो है फ्री ट्रेड जो वो किया जा सकता है। इसमें जो है ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है, व्यापार जो है, उदारीकरण जो है, अलाउ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। यानी फ्री ट्रेड होने से किसी भी कंट्री की जो सर्विसेज हैं, गुड्स हैं, वो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ जो है कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। आप इंडिया में ही देखोगे कि बहुत सारे जो फॉरेन प्रोडक्ट हैं वो भारत के मार्केट में, इसलिए जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फॉरेन प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करना पड़ता है और जो है वो फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो जाती है। तो लिबरलाइजेशन टैरिफ यानी लिबरलाइजेशन अगर होगा, टैरिफ जो है रिड्यूस होगा तो जो फ्री ट्रेड जो होगा। दूसरा ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन विद अमंग यू कैन से विद फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। यानी ग्लोबलाइजेशन का कारण जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनको इक्वल जो है चांस नहीं मिला है वर्ल्ड मार्केट में, उनके प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इक्वल चांस नहीं मिला है, या अनफेवरेबल जो है उनके लिए रहा है। या यू कैन से ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण जो है गुड्स एंड सर्विसेज कैन ट्रेवल फास्टर एंड फर्दर देन इवन बिफोर। प्रेजेंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी स्पीड बढ़ी है। तो आप लोग देखते हो कि गांव में भी वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो पहले सिटीज में मिलती थी। ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वो है।
But free trade should not only let rich countries enter the market. क्या कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण केवल जो है रिच कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है। डेवलप्ड कंट्री ने अपनी मार्केट जो है, अपनी जो सीमाएं हैं, अपनी जो या कहते हैं बाजार जो है जो है टू कीप देयर ओवर मार्केट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग और लेस डेवलप कंट्री में के तो ओपन हो गए, उनके लिए तो वहाँ पर उनके जो पूरी मार्केट प्रिपेयर हो गई, बट फॉर डेवलपिंग और लेस डेवलप कंट्री के लिए उन्होंने अपनी मार्केट को प्रोटेक्टेड कर लिया है, इसलिए उसको इनका इतना बेनिफिट नहीं मिला है। पर अनदर यू कैन से कि कंट्रीज आल्सो नीड टू बी कॉशंस अबाउट डम्प्ड गुड विच कम अलोंग विद फ्री ट्रेड। यू कैन से जो है डम्प्ड गुड ऑफ चीपर प्राइसेस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। जो है डम्प्ड मीन्स यू कैन डंपिंग मीन्स यू कह सकते हैं प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन टू कंट्रीज एज द सेम प्राइस। किसी भी दो देश में सेम प्राइस पर वस्तु को बेचना वो डंपिंग गुड है। यानी रीजन इज अदर इन यानी नोट कॉस्ट उसका मतलब रीजन नहीं है, दूसरे कारणों से है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारा चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर आता है, हम इंडियन इंपोर्ट करते हैं जिनका मूल्य जो है वैल्यू वो कम होता है, हम लोग उनको परचेज करते हैं, बस उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स हैं या अदर टॉयज हैं, उनकी जो है लॉन्ग लाइफ लॉन्ग नहीं होते, इसलिए जो है आफ्टर सम टाइम्स दे बिगेन डंपिंग, दे बिकम गार्बेज, वो कचरा हो जाता है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है हार्मफुल होता है। इसलिए देयर आर थ्री फैक्ट्स अबाउट जो है केस फॉर फ्री ट्रेड, liberalization in which we include remove tariffs, globalization, dump code. After that come due to the to reduce problem of international trade, a organization which known as earlier GATT, General Agreement for Tariff and Trade, was formed in 1948. The GATT was transported into the World Trade Organization from 1st January 1995. There are one 164 member of WTO. In Afghanistan is the latest member of WTO. What is the function of WTO? WTO, first of all, it maintains the global rule for of trade between nations. यानी अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होता है उसके लिए जो रूल है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इट्स मेंबर नेशन। उनके जितने भी मेंबर हैं उनके बिटवीन अगर कोई रिजॉल्व है, कोई इशू है, कोई मुद्दा है, कोई डिस्प्यूट्स है, उसको जो है दूर करने का काम जो है वो WTO करता है। WTO also cover trade in services जो है such as telecommunication and banking and other issues such as intellectual rights। WTO जो है कम्युनिकेशन में या बैंकिंग में जो इशू है उसको भी जो है कवर करता है। It is also argued that the issue of health, worker rights, child's labor and environments are ignored। इन्हें आप कह सकते हैं कि WTO बेनिफिट है, WTO डिस्प्यूट मिटाता है, रूल रेगुलेशन सेट करता है, बट यू कैन से WTO has criticized and opposed by those who are worried about the effect of free trade। जो कंट्री फ्री ट्रेड से वरीड है कि फ्री ट्रेड होने से उनको लॉस होगा, उन लोगों ने WTO को क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने दे आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल रिच, कि फ्री ट्रेड के कारण जो है साधारण लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा, उनको ज़्यादा जो है दे कैन बिकम प्रोस्परस, वो प्रोस्परस नहीं हो पाएंगे। इट इज एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। इसी कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है लगातार बढ़ रही है। एंड यू कैन से दिस इज बिकॉज द इनफ्लुएंशियल नेशंस इन द WTO, जो WTO में जो प्रभावी देश हैं जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं फोकस ऑन देयर ओन कमर्शियल इंटरेस्ट, जो उसमें शक्तिशाली कंट्री हैं उन लोगों ने जो है USA है या यूरोपियन कंट्रीज हैं उन लोगों ने अपनी बेनिफिट्स के लिए WTO का ज़्यादा यूज किया है। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनको इसका बेनिफिट वो ज़्यादा नहीं मिल पाया है। मोreover many developed countries have not fully opened their market for developing countries या less developed countries।
And it is also argued that issue of health worker and worker rights, child labor, and environment are ignored. So these are the drawbacks of WTO. But WTO World Trade Organization is not success in the developing of जो है इंट्रा-रीजनल ट्रेड, डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग वर्ल्ड के जो इंट्रा रीजनल हैं, इंट्रा रीजन्स हैं, उसमें ट्रेड को डेवलप करने में WTO या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेस नहीं हुए हैं, जिसके कारण अदर टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स या अदर टाइप्स ऑफ जो है ब्लॉक्स वो डेवलप हुए हैं, जिनको रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कहा जाता है. Regional trade blocks have come up in order to increase trade between countries with geographical proximity, similarity, and complementaries in trading items, and to curb restriction on trade of the developing world. And you can say जहाँ पर एक समान भौगोलिक जो है समानताएं हैं, एक समान उनकी डिमांड है, उन देशों में व्यापार करने के लिए क्षेत्रीय जो है व्यापार जो है ब्लॉक वो बनाए गए हैं. There are 120 regional trade blocks, generate 52% of the world trade. These trading blocks developed a response to the failure of the global organization to speed up intra-regional trade. जो इंट्रा-रीजनल ट्रेड्स हैं उसको स्पीड अप करने के लिए, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए इन ब्लॉक्स को बनाया गया है, इन ब्लॉक्स को आगे जो है बढ़ाया गया है. And these regional blocks remove trade tariff within the member nations and encourage free trade. In the future, it could get increasingly difficult for free trade to take place between different trading blocks. It means the main purpose of these regional blocks is to maintain peace between the member of regional trade blocks, to increase the trade between the member of regional trade blocks, to maintain the peace between the regional trade blocks. So these are the main जो है focus of regional trade of blocks. These are the different regional trade of world में, जिसमें नाफ्टा, आसियन जो है आपका जो है सार्क एंड यूरोपियन यूनियंस, यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस जो है, सेंट्रल अमेरिकन जो है इंटीग्रेशन सिस्टम, these are the important जो है regional trade blocks. So some are the description of regional trade blocks are given in these slides. First of all, we take, you can say ASEAN. ASEAN means Association of Southeast Asian Nations. The headquarters of ASEAN is Jakarta, Indonesia. The member of these blocks are Brunei, Darussalam, you can say Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. These are the member of you can say these trading blocks. You can say Cambodia, you can say Laos, Myanmar, Philippines are also member of these groups. 1987 में, अगस्त 1987 में इसका जो है ओरिजिन हुआ था, और जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, जिसका ये ट्रेड कर में ये हेल्प करते हैं, जिसमें एग्रो प्रोडक्ट्स में वी इंक्लूड रबर, पाम, राइस, कॉपर, कॉफी, मिनरल्स में वी इंक्लूड कॉपर, कोल, निकल्स एंड टंगस्टन. इन एनर्जी प्रोडक्ट में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. These are the commodities and traded by this group. You can say other areas of cooperation may include accelerate economic growth, cultural development, peace and regional ability. Another one is CIS, Commonwealth of Independent States. The headquarters of CIS is Minsk, Belarus. The member of these groups is America, Azerbaijan, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, Ukraine, and Uzbekistan are the member nations of this group. And this group, you can say crude oil, natural gas, gold, cotton, fiber, aluminium are the commodities. These are imported and exported of commodities. The other areas, you can say integration and cooperation of matters of economics, defense and foreign policy, यानी अर्थव्यवस्था या सुरक्षा और विदेशी नीति में ये कॉर्पोरेट करते हैं या सहयोग करते हैं.
नेक्स्ट वन इज यूरोपियन यूनियन, जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। जो मेंबर नेशंस हैं जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जो है बुल्गारिया, जो है क्रोशिया, साइप्रस, जो है एन रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लेटविया, यू कैन से लग्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, जो है स्लोवाकिया, you can say Spain, Sweden, Netherlands, and UK. These are the member of this group. फर्स्ट आई 1957 में इसको ECC के नाम से पुकारा जाता था। 1992 में ये EU में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर दैट जो एग्रो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। मिनरल्स, केमिकल्स, वुड, पेपर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑप्टिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉक्स, वर्क ऑफ आर्ट्स एंड एंटिक्स, ये सारे के सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये सिंगल मार्केट विद सिंगल करेंसी, इन कंट्री में जो है सिंगल मार्केट है और एक सिंगल करेंसी जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज LAIA, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन। मोंटेविडियो यूरुग्वे में इसका हेडक्वार्टर है। जो है नेशन मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पैराग्वे, पेरू, यूरुग्वे एंड वेनेजुएला आर द मेंबर नेशंस ऑफ दिस ग्रुप। 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आफ्टर दैट नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें द मेंबर नेशंस हैं USA, कनाडा एंड मेक्सिको। 1949 में इसका ओरिजिन हुआ था। ये एग्रो प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल, ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड कंप्यूटर एंड यू कैन से टेक्सटाइल, इनको डील करते हैं। नेक्स्ट वन इज ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। जो है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुएला आर द मेंबर नेशंस ऑफ दिस ग्रुप। इसका जो मेन है वो क्रूड पेट्रोलियम, इसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इसका अनदर एरिया है कोऑर्डिनेट्स एंड यू कैन सी यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज। जो पेट्रोलियम पॉलिसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनको यूनिफाई करना मेन का वर्क है। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, दीज आर द मेंबर नेशन ऑफ दिस ग्रुप। जनवरी 2006 में इसका ओरिजिन हुआ है। इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो मेन पर्पज है रिड्यूस टैरिफ ऑन इंटर रीजनल ट्रेड, जिन कंट्रीज के बिटवीन जो है इंटर रीजनल ट्रेड है उसका टैरिफ, उसका शुल्क जो है उसको कम करना है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड। There are some concern, some issue related to international trade. There are some negative aspect and there are some positive aspect. Both are the included concern related to international trade. Undertaking, you can say, international trade is mutually beneficial to nations. Mutual beneficial ये है nations के लिए अगर if he lead to regional specialization, अगर रीजनल स्पेशलाइजेशन को ध्यान में दिया जाए कि जो एरिया वाइज स्पेशल है उनको माइंड में रख के किया जाए, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि पूरे वर्ल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो एंड इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस भी इक्वल हो। अगर इन चीज एंड वर्क्स एंड डिफ्यूजन। Sir, do you want a break? Sir, do you want a break? ओके सर, ठीक है सर, ओके सर।
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम We are studying about concern related to international trade. There are some issues, there are concern of international trade. First we take, we can say undertaking international trade is mutually beneficial to nations. किसी भी राष्ट्रों के लिए वो फायदेमंद हो सकता है if it lead to regional, you can say specialization. अगर रीजनल स्पेशलाइजेशन को माइंड में रखा जाए कि किन किन देशों का क्षेत्रीय क्या जो है स्पेशलाइजेशन है, क्या विशिष्टीकरण है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाए। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन का लेवल जो हाई हो उसको माइंड में रखा जाए। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को माइंड में रखा जाए। वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि मेन मोटिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज टू प्रोवाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। जो प्राइसेस हैं गुड्स के सर्विसेज के वो लगभग इक्वल होने चाहिए, उनमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एंड वेजेस एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, जो नॉलेज एंड कल्चर है उनका जो वेजेस है उनको प्रॉपर मिला, उनको प्रॉपर इम्पोर्टेंट मिले, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका सब नेशंस को, सब कंट्री को फायदा हो सकता है। बट अगर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्शलिटी की जाए या जैसे WTO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर उनमें दिया जाए, क्योंकि अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वर्ल्ड का। कुछ डेवलप कंट्रीज हैं, कुछ अनडेवलप कंट्रीज हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अगर उनको माइंड में न रखा जाए तो वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा। वहाँ पर जो है कमर्शियल रिवरली लीडिंग टू वार, व्यापारीकरण के कारण जो है
ऐसी कंडीशन पैदा हो सकती है जिसके कारण डिफरेंट कंट्रीज में वार, युद्ध होने की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। एंड ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ग्लोबल ट्रेड के कारण जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उनको अफेक्ट किया है। एंड एस्पेक्ट यू कैन से अफेक्ट लाइफ, इवन इट्स अफेक्ट आवर फॉरेस्ट, इट्स अफेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्स, इट अफेक्ट्स आवर जो है वाटर बेसिन्स, इन सबको इसने अफेक्ट किया है। ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड जो है फॉरेस्ट आर कटिंग, मिनरल्स आर और एक्सप्लोटेशंस, जो है फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। एमएनसीज जो है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने वर्क के लिए जो है वो फॉरेस्ट को जो है कट कर रही है। जो वाटर बेसिन्स हैं, जो एमएनसीज हैं, उनका वो एक्सप्लोटेशन कर रही है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट पर हम उस पर का नेगेटिव इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है। इसके साथ साथ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग इन ऑयल, गैस, माइनिंग, जो है फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्री बिजनेसेस कीप एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस एट ऑल कॉस्ट। ये सब कंपनियां जो हैं किसी भी कीमत पर अपने प्रोडक्शन को जब वो इंक्रीज कर रही हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इशू है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो फॉलो नहीं कर रही हैं, जिनके कारण जो है हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो है वो इफेक्ट हो रहा है। इवन आप कह सकते हैं कि देयर मोड ऑफ वर्क डज नॉट फॉलो द नॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इफ ऑर्गेनाइजेशन आर grid only towards, you can say, profit making and environmental and health, you can say, concern are not addresses. Even we are exploiting resources so fast, they वो इतनी गति से, इतनी तेज स्पीड से हम संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं मिल रहा, नेचर उनको दोबारा से गेन नहीं कर पा रही, जिसके कारण जो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, जिस कारण डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, जिसके कारण मोर एंड मोर पोल्यूशन हो रहा है। ओजोन जो है डिप्लेशन जैसी जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जहां इंटरनेशनल ट्रेड का देश किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था को जो है वो इंक्रीज करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए वो मौका मिल रहा है, वहीं पर इन्वायरमेंटल हेल्थ जैसे इश्यू पर जो है इन्वायरमेंट इंटरनेशनल ट्रेड का एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट या प्रभाव भी वो देखने को पड़ रहा है, जिसके कारण जो है वो कंट्री में जो है जो लाइफ है, ठीक है, वो उससे इफेक्ट जो होती है। तो दीज आर द सम कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाई द पोर्ट्स आर कॉल्ड गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो बंदरगाहें हैं उनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वार क्यों कहा जाता है। दिस इज द चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर एंड पोर्ट्स, यानी बंदरगाहें और पोर्ट जो है उनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो है द्वार या गेटवेज कहा जाता है। क्यों? कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स, यानी कार्गो ट्रेवलर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, या ट्रेवलर के थ्रू, कार्गो के थ्रू सामान जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। और जो पोर्ट्स हैं प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर कार्गो। These facilities are provided by port, and the port authorities make arrangements for maintaining navigable channels. जो पोर्ट अथॉरिटीज हैं वो मेंटेनिंग करती हैं कि वहाँ के जो नेविगेबल चैनल्स हैं जिसके थ्रू शिप्स जो है मूव कर सकें, अरेंजिंग टग्स एंड बार्क्स एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मार्जिनल सर्विसेज, ये सारे के सारे वर्क जो है वो पोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा वो किए जाते हैं। And the port authorities make arrangement for maintaining navigable channels, arranging tugs, barges, and providing labor and marginal services. ये सारे के सारे जो है वो प्रोवाइड जो वो करती हैं। After that, these are the major port of the world. You can say Vancouver, San Francisco, New Orleans, Panama, Cologne, Callao, Rio de Janeiro and Valparaiso, Montevideo, इधर इंग्लैंड में लंदन, जर्मनी हैम्बर्ग, स्वेज, मोबासा, डरबन, केप टाउन और अदन, पाकिस्तान में कराची, मुंबई, कोलंबो श्रीलंका में, कोलकाता एंड नॉर्थ केप
याकोहामा, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, पर्थ, सिडनी, Melbourne, and Auckland. These are the important ports of the world. Type of ports. There are different types of port, but there are specific function on which we can classify port different types. First, we take on the based on cargo handle. It means उस पोर्ट के द्वारा कितने गम्य जो सामान के द्वारा या कार्गो हैंडल किए जाते हैं, उसके बेस पर पोर्ट को क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला इंडस्ट्रियल पोर्ट्स यानी औद्योगिक पतन। दिस पोर्ट स्पेसिफाइज इन बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर, ऑयल एंड और केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल, यानी जहां पर जो है अनाज, शुगर और तेल, रसायन, इन मटेरियल का जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको इंडस्ट्रियल पोर्ट जो कहा जाता है। अनदर वन इज मुंबई जो है वो इंडिया का इंडस्ट्रियल पोर्ट है। अनदर वन इज कमर्शियल पोर्ट्स। दीज पोर्ट्स हैंडल जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी दिस दोज पोर्ट्स हु हैंडल मैन्युफैक्चरिंग गुड। दिस पोर्ट आल्सो हैंडल पैसेंजर टैरिफ। मैन्युफैक्चरिंग गुड के साथ साथ, निर्मित माल के साथ साथ ये पैसेंजर को भी जो हैंडल करती हैं, जिनको कमर्शियल पोर्ट्स जो कहा जाता है। थर्ड वन इज comprehensive port. Such port handle bulk and general cargo in large volume, यानी अधिक मात्रा में जो है वो जनरल कार्गो को जो है हैंडल करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोर्ट आर क्लासिफाइड एज comprehensive पोर्ट। वर्ल्ड में जितने भी पोर्ट हैं, ग्रेटेस्ट पोर्ट हैं, उन सबको comprehensive पोर्ट जो कहा जाता है। तो दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल, कि नौगम्य सामान का कैसे जो है के आधार पर कितना उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके आधार पर इंडस्ट्रियल पोर्ट, कमर्शियल पोर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट में इसको क्लासिफाइड जो किया जा सकता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि पोर्ट की लोकेशन कहाँ है, उसके आधार पर भी पोर्ट्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इनलैंड पोर्ट, जैसे इसके नाम से इनलैंड, आंतरिक पतन। These ports are located away from the sea coast, यानी जो पोर्ट समुद्र तल से दूर है, समुद्र कोस्ट से दूर है, they are linked to the sea through river or canals। वो एक नहर के द्वारा या कैनाल के द्वारा या नदी के द्वारा वो समुद्र से जुड़े हुए हैं। And such ports are accessible to flat bottom ship or barges, यानी जिन शिप का जो है बॉटम फ्लैट है उनके लिए सुटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद ए कैनाल, Memphis is located on the river of Mississippi, and Rhine River जो है like Mannheim, Duisburg, these are the example of inland port in Germany in Rhine area. Kolkata is located on the river Hooghly, a branch of Ganga river. So these are the example of inland port. यानी जब पोर्ट समुद्र जो है सी कोस्ट से अंदर के भागों पर है और वो रिवर के द्वारा या कैनाल के द्वारा जुड़ी है, तो उसको इनलैंड पोर्ट जो कहा जाता है। अनदर इज आउट पोर्ट। दिस पोर्ट डीप वाटर पोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट, यानी एक्चुअल पोर्ट से दूर गहरे समुद्र में जो पतन बनाई गई है उसको आउट पोर्ट कहा जाता है। दिस सर्विस द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग दोज, जो पेरेंट पोर्ट्स है उसको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, रिसीविंग दोज शिप which are unable to approach them due to their large size, यानी जो शिप लार्ज साइज के कारण जो पेरेंट पोर्ट है वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनके लगेज को आउटर पोर्ट पर ही जो है वो उतारा जाता है या वहां तक पहुंचा जाता है, और उसके बाद जो है वो पेरेंट पोर्ट तक पहुंचा जाता है। क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट PRS in Greece. These are the example of outport. After that, on the basis of specialized function, कि पोर्ट का स्पेशल फंक्शन क्या है, उसके आधार पर भी जो है पोर्ट को क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक्स ऑयल पोर्ट। दिस पोर्ट डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। ऑयल के प्रोसेसिंग में और शिपिंग में जो पोर्ट जो है डील करते हैं उनको ऑयल पोर्ट कहा जाता है। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट, some of our refinery port. ऑयल पोर्ट को भी टू टाइप में क्लासिफाइड किया जा सकता है।
एक टैंकर पोर्ट और दूसरा रिफाइनरी पोर्ट्स जो है मेराकाइबो इन वेनेजुएला, Iscaira in Tunisia, Tripoli in Lebanon are tanker port, and Abadan on the Gulf of Persia is an example of a refinery port. यानी ऑयल पोर्ट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, टैंकर पोर्ट एंड रिफाइनरी पोर्ट। टैंकर पोर्ट जहां से ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है, रिफाइनरी पोर्ट जहां पर उसको रिफाइनरीज है उसको प्यूरिफाई करने के लिए वहां पर पहुंचाया जाता है। Another port is Port of Cal. These are the ports which originally developed as a calling points on main sea. यानी जो है वो एक कॉलिंग पॉइंट है समुद्र रूट वेल समुद्र तट पर, where ships used to anchor for refilling, watering and taking food item. यानी जहाँ पर जो है शिप जो है वो ईंधन फिल कराने के लिए, पानी के लिए और जो है फूड आइटम को रिसीव करने के लिए वहाँ पर रास्ते में रुकते हैं। Later on they develop into commercial port. बाद में वो कमर्शियल पोर्ट के रूप में डेवलप हो गई। अदन, होनोलुलु एंड सिंगापुर आर द गुड एग्जांपल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल। यानी जहां पर शिप केवल रिफिलिंग के लिए, वाटरिंग के लिए और फूड आइटम रिसीव करने के लिए वहां पर स्टे करते हैं, उनको पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। ये सभी पोर्ट ऑन द वे होते हैं, रास्ते के बीच में होते हैं, वहां पर शिप उस जो है आवर्स के लिए स्टे करते हैं, सामान लेते हैं या ऑयल फिल करते हैं और वो चले जाते हैं। Another one is packet station. Packet station. These are also known as ferry port. इनको ferry port कहा जाता है. And these packet station are exclusively concerned with the transportation of passenger and mail across water bodies covering short distance. ये जो है जो transportation of passenger के लिए famous होते हैं. You can say mail across water bodies. एक water bodies को जो है ये cover करके जो है वो दूसरे एरिया में उसको पहुंचते हैं. These station occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body. यानी वाटर बॉडीज के दोनों तरफ जो एरिया है उनको कनेक्ट करने के लिए जो है वो जिस पोर्ट का या जिन पतलों का इस्तेमाल किया जाता है उसको पैकेट स्टेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलीज इन फ्रांस, जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने के लिए इन पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको पैकेट स्टेशन जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज इंटरप्ट पोर्ट। इंटरप्ट पोर्ट दीज आर द कलेक्शन सेंटर। ये कलेक्शन सेंटर होते हैं वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट, जहाँ पर अलग अलग देशों से जो है सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए जो है मंगाया जाता है। सिंगापुर इज जो है एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्ट पोर्ट फॉर एशिया, रोटरडम फॉर यूरोप एंड कोपेनहेगन फॉर बाल्टिक सी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जो है इंटरप्ट पोर्ट। After that, naval port. Naval port, these are port which have only strategic importance. जो रणनीति है उसके लिए strategic importance होती है, उनके लिए है। और these ports serve warship and have repair workshop होते हैं। जो नेवी के लिए जो वहाँ पर वर्कशॉप होते हैं और वहाँ पर शिप को रिपेयर किया जाता है, उनको नेवल पोर्ट कहा जाता है। इनका जो मेन पर्पज होता है नेवी के जो शिप है उसको मेंटेन करने के लिए, उनको वहाँ पर शेल्टर देने के लिए। इंडिया में कोची एंड कारवार जो है आर द एग्जांपल ऑफ सच पोर्ट इन इंडिया। These are the main gist of chapter. After that, some important questions are there. First, how many types of trade? There are there are 1, 2, 3, 4. There are 4 options. 1 types, 2 types, 3 types, या 4 types. There are only 2 types of trade. On 2 types of level of trade. First is national level, another is international level. Another one is in which year WTO was formed. WTO was formed in 1995. But in which year GATT, General Agreement for Tariff and Trade, was formed? It was formed in 1948. After that, which association is the largest single market in the world? Largest single market. European Union is the largest single market in the world. And India is the member of which trading blocks? Next one is India is the member of which trading blocks? OPEC, SAARC, SAPTA and ASEAN. तो इंडिया जो है साप्टा का जो है वो ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, मेंबर है। फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? There are 3 components of international trade in which we include volume of trade, composition of trade and direction of trade.
तो द आंसर ऑफ these questions are the all components of international trade. After that, Silk Route was developed between which two countries? Option 1, China and Rome, B, China and India, C, Japan and Sri Lanka, Africa and China. तो द आंसर इज चाइना एंड रोम के बिटवीन जो है 6000 किलोमीटर जो है लॉन्ग रूट जो वो बना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर स्लेव ट्रेड वर अबोलिश्ड इन यूएसए। यूएसए में स्लेव ट्रेड कब अबोलिश किया गया? 1708 में, 1758 में, 1778 में या 1808 में? तो जो है वो यूएसए में 1808 में जो है वो स्लेव ट्रेड अबोलिश किया गया। फिर वेयर इज द हेड, नेक्स्ट वन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में, पेरिस में, ब्रुसेल्स में या बर्लिन में? तो ब्रुसेल्स में जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गुड्स फॉर ट्रेड। Most important goods for trade: coal, petroleum, transport and machinery, and wheat. In present time, transport and machinery is the most important goods for trade. Next one is Iceland is a member of which regional trade bloc? Iceland किस ट्रेड ब्लॉक का मेंबर है? यूरोपियन यूनियन का, इफ्टा का, जो है नाफ्टा का एंड ओपेक का। तो इफ्टा का जो है वो आइसलैंड जो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक का वो मेंबर है। फिर which one of the following is not a member of European Union? Italy, France, Germany and Finland. In which Finland is a country which is not a member of European countries. And next one is what is the meaning of the Latin word salarium? Latin word salarium means payment by silver, payment by gold, payment by salt, payment by copper. The meaning is payment by salt. Answer is payment by salt. Next one is which one of the following is not an important aspect of international trade? International trade का important aspect नहीं है. There are three important aspects in international trade. Volume of trade aspect है, composition of trade yes, direction of trade yes, balance of trade. The balance of trade is not the important aspect of international trade. Next one is which one of the following is not a type of port according to cargo handle? There are three types of port on the basis of cargo handle: industrial port, commercial port, comprehensive port and naval port. You can say naval port is the not a type of port according to cargo handle. These are the some importance MCQ of this chapter. So there are time for questions which I have received through WhatsApp. Mostly questions are covered in this chapter. I repeated what is trade. First question, what is trade? Trade is a mutual import and export of goods is known as trade. What is the basic function of the? Second question is what is the basic function of the World Trade Organization? WTO का main function क्या है? पहला है to set global rule for trade and to maintain, to dissolve the dispute between nation member of the countries and to cover the issue of communications and services. Next question is why is it detrimental for a nation to have negative balance of trade? अगर जो है किसी भी कंट्री का नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो उस कंट्री के लिए वो कैसे नुकसानदेह होगा, नेगेटिव होगा। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा तो वहां पर वो कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इंपोर्ट ज़्यादा करने से उसका जो मोस्टली मनी जो है वो इंपोर्ट पर स्पेंड हो जाएगा और एक्सपोर्ट से उसको कम पैसा मिलेगा, इसलिए उसको लॉस, उसको नुकसान वो ज़्यादा होगा, इसलिए जो है वो कंट्री आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज हाउ आर पोर्ट हेल्पफुल फॉर ट्रेड? पोर्ट आर हेल्पफुल फॉर ट्रेड। पोर्ट आर द मेजर सेंटर वेयर लोडिंग एंड जो है जहाँ पर जो है पोर्ट आर रिलेटेड टू इंटरलैंड ऑफ द कंट्री, जहाँ से जो है पोर्ट तक जो है सामान जो है पहुँचा जाता है और फिर पोर्ट से उस सामान को अदर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है। वो एक मेजर सेंटर का जो वो काम करते हैं।
फिर नेक्स्ट वन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देयर आर 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वी हैव डिस्कस, जो है जिसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, व्हाई वर दे फॉर्म्ड. रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो है, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंट्रा रीजनल ट्रेड को जो स्पीड अप करने में सक्सेस नहीं हुआ, तो उस समय जो है कुछ रीजनल कंट्रीज ने अपने एरिया में ट्रेड की जो है डिफिकल्टीज हैं उसको ओवरकम करने के लिए अलग अलग एरिया ने अपने ब्लॉक्स, रीजनल ब्लॉक्स बनाए. उनका मेन पर्पस था कि उस एरिया में जो कंट्री आते हैं उनके बिटवीन जो है वो ट्रेड किया जाए, टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जाए, आपस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया गया, आपस में जो बेनिफिट्स हैं, जो मैक्सिमम बेनिफिट्स एक दूसरे को मिल सके. ठीक है, इसमें हम लोग जो आसियान है, साप्टा है, यू है, ठीक है, CIS है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड. कंसर्न रिलेटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट आई टोल्ड यू अगेन, अगर कोई भी ट्रेड जो है अगर उसमें स्पेशल रियलाइजेशन को ध्यान में रखा जाता है, वहाँ पर इक्वल प्राइस को ध्यान में रखा जाता है, वहाँ के जो है आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की उनको ध्यान में रखकर ट्रेड किया जाता है तो वो कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होगा. लेकिन अगर वहाँ पर आप कह सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वहाँ के रिसोर्सेज का एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर जो है वहाँ की जो लाइफ है उसको ध्यान में दिया जाएगा, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के जो है वो हो सकते हैं. फिर व्हाई पोर्ट आर कॉल्ड गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. पोर्ट आर कॉल्ड गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज पोर्ट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. डिफरेंट कंट्री की जो पोर्ट है वो मेजर सेंटर होते हैं जहाँ पर जो है सामान पहुँचा जाता है, वहाँ जहाँ से सामान को जो है वो ले जाया जाता है, इसलिए उनको गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहता है. यानी पोर्ट वो प्लेस है जहाँ से शिप जो है सामान लेकर जाते हैं, उन पर लोडिंग किया जाता है, या जहाँ पर सामान को लाया जाता है वहाँ पर स्टोर किया जाता है, फिर पोर्ट से ही कंट्री के इंटरनल पार्ट में जो वो पहुँचाया जाता है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड. बायलैटरल ट्रेड एंड मल्टीलैटरल ट्रेड में अंतर क्या है. देखिए, दिस इज द जो है बायलैटरल ट्रेड. बायलैटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विद ईच अदर. जब दो देशों के बिटवीन जो है व्यापार होता है तो उसको बायलैटरल ट्रेड कहा जाता है. दे एंटर इनटू एग्रीमेंट, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू जो है एंटर करते हैं टू ट्रेड स्पेसिफिक कमोडिटीज अमंगस्ट देम. उनके बीच जो स्पेसिफिक कम्युनिटी है उसके लिए एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है और फिर जो है वो ट्रेड होता है. ए मे एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल विद एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफिक आइटम टू कंट्री बी और वाइस वर्सा. अगर कंट्री ए है, अगर वो कुछ रॉ मटेरियल के लिए एग्रीमेंट करता है या कुछ अदर स्पेसिफिक के लिए जो है वो एग्रीमेंट होता है, तो बी भी जो है उन्हीं का वाइस वर्सा जो उससे परचेज करता है, आपस में उन्हीं मटेरियल को जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो वो करते हैं. मल्टीलैटरल यानी मल्टी, यानी जब मोर देन टू कंट्री ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन मोर देन टू नेशंस या मोर देन टू कंट्रीज, जब एक से अधिक देशों पर के बिटवीन व्यापार किया जाएगा उसको मल्टीलैटरल जो वो ट्रेड कहा जाता है. जो एक कंट्री एक से अधिक देशों के साथ करता है उसको MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस की भी जो है वो संज्ञा दी जाती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. यानी इंडियाज फॉरेन ट्रेड जो है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. इंडिया वर्ल्ड के लगभग 1% जो है इंटरनेशनल ट्रेड में वो भागीदार है. इंडिया का 1% जो है वो है. लगभग इंडिया जो है पहले कह सकते हैं 19th सेंचुरी में हम लोग जो है पहले रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फर्निश्ड गुड को इंपोर्ट करते थे. बट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है जब हम स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ इकोनॉमी ने बूस्ट किया तो अब हम लोग जो है फर्निश्ड गुड को और सर्विसेज जो है उनको एक्सपोर्ट करते हैं. फॉरेन से हम लोग जो है डिफरेंट मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है या पेट्रोलियम जो है क्रूड ऑयल जो है उसको इंपोर्ट, या जो है डायमंड है उसको इंपोर्ट जो है वो करते हैं.
इंडिया का जो ट्रेड है वो चाइना, श्रीलंका, यूएसए, अरेबियन कंट्री, सम यूरोपियन कंट्री, इन सब के साथ जो भारत का जो व्यापार है। फिर नेक्स्ट लास्ट वन इज व्हाई इज इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसरी। इंटरनेशनल ट्रेड नेसेसरी क्यों है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो जरूरत क्यों है? इंटरनेशनल ट्रेड इज नेसेसरी जो है महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब दो कंट्री ट्रेड करते हैं तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, जिस कंट्री में किसी चीज का लेकुमा है उसको फुलफिल करने के लिए वो इंपोर्ट करता है, या वहां पर जो सरप्लस है उसको दूसरे कंट्री में वो एक्सपोर्ट जो वो करता है। या आप कह सकते हैं कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड जो वो किया जाता है, ताकि कंट्री की इकोनॉमी वो बूस्ट कर सके, वो आगे वो बढ़ सके, और वो देश जो है वो जो है डेवलप हो सके, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वो कर सके, या जिस कंट्री के पास कि टेक्नोलॉजी का अभाव है, तकनीक का अभाव है, तो वो ट्रेड के थ्रू, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू टेक्नोलॉजी को जो है वो रिसीव कर सकता है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सकता है, और जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन में जो है compete कर सकता है। तो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चंस। If you have any other questions, sir? No, sir. These are the only questions. Okay, sir. So thank you so much, sir.